शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी किराना दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी राजेंद्र जी के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। सकल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लूट गया हो। क्या हुआ भाई राजेंद्र? बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो। दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए राजेंद्र जी बोले, भाई सारी परेशानी तो यही है कि कुछ हुआ ही तो नहीं। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा तो बुझे मन से राजेंद्र जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज्यादती की है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से इसी इंतजार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लुटा सकूं। लेकिन फूटी किस्मत मेरी, कल मेरी पत्नी ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की चाहत रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही धमक पड़ती है। अरे यार, तू भी किस जमाने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान ने जो दे दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत सी दलीलें थी। थोड़ी देर बातचीत करके राजेंद्र जी का मित्र तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर छाए हुए मायूसी और निराशा के बादल बदस्तूर कायम थे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनके क्रोध की सीमा ही ना रही और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। न जाने ये औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे। वह पड़ोस वाले मिश्रा जी, 10 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजवाए थे, ये कहकर कि अगर आस पड़ोस के लोग जाने नहीं कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसी। और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है, केवल तुम जैसी मनहूस औरत की वजह से। कहते कहते वह मारपीट पर उतर आए। लेकिन उनकी पत्नी रमा बेचारी करती भी तो क्या? ये सब उसके बस में तो नहीं था। कोई कसूर ना होते हुए भी उसे हर बार कसूरवार बना दिया जाता था। और वही बेटियां राजेंद्र जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थी। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते 2-4 चपत तो उन्हें लगा ही देते थे। एक और राजेंद्र जी के सब्र का बांध टूटकर धरायासी हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर राजेंद्र जी की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में यही बात बैठा दी कि परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। इस बात पर रमा ने अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो वह भी कुल का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन वो बोला, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसीलिए बेटियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है। जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने रमा की बात को सिरे से खारिज कर दिया। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब राजेंद्र जी ने रमा के साथ अपने रिश्ते के अस्तित्व को पैरों तले रौंद दिया और अपने बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की रेखा को अपनी पत्नी बनाकर घर में ले आया। ये देखकर रमा की हैरानी का ठिकाना ना रहा। जिस पति को वह आज तक अपना भगवान मानती थी, उसकी ये करतूत देखकर रमा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन इतना भी अभी काफी नहीं था। रेखा को मालकिन का दर्जा दे दिया गया और रमा उस घर में महज एक कामवाली बाई बनकर रह गई। रेखा भले ही गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदरता की बहुत धनी थी। अब तो राजेंद्र जी को शादी के बाद केवल रेखा ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियाँ लाना, उसे घुमाने ले जाना उसका रोज का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो वह जैसे भूल ही चुका था, और वहीं अपनी सौतन के इशारों पर नाचना ही रमा की किस्मत बनकर रह गया था। फिर एक दिन रेखा गर्भवती हो गई। अब तो राजेंद्र जी की माँ ने रमा को उसके पास जाने से भी मना कर दिया, ये कहकर कि उसका मनहूस साया उनकी प्यारी बहू रेखा पर ना ही पड़े तो ही अच्छा है। इस बात से रमा के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उसकी आंखों से आंसू के 2 बूंदें ढलक कर उसके गालों तक आ गई। तभी रमा की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी माँ को मनहूस क्यों कहती हैं?
वह मनहूस नहीं है, बहुत अच्छी है। बेटी की ये बात राजेंद्र जी के कानों में पड़ गई और उसने तुरंत आकर अपनी बेटी को जोरदार तमाचे जड़ दिए। ये दृश्य देखकर तो रमा को अपने दिल पर बर्छी चलने जैसा एहसास हो रहा था। वह दौड़कर अपनी बच्ची का बचाव करने लगी तो उसका पति बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में रहना है तो वैसा ही करना होगा जैसा माँ कहती है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से अपनी मनहूस सूरत लेकर। कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर हर रोज अपमान के घूंट पीते पीते। रमा भी थक चुकी थी, उसकी सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज उसने उस घर की दहलीज से बाहर कदम रखने का फैसला ले लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से तुरंत निकल गई। किसी ने उसे रोकने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि वे लोग तो उससे और उसकी तीनों बेटियों से छुटकारा पाना ही चाहते थे। पति के घर से निकलने के बाद रमा अपनी बच्चियों को लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही थी। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्गवास सिधार गए थे। जीवन यापन के लिए उसकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। रमा पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, परंतु सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी। इसीलिए अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए उसने घर पर रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया और साथ ही आसपास के लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने भी लगी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेगी। उधर रमा के घर से निकलने के साथ ही राजेंद्र जी की दुकान का काम कम होने लगा, परंतु बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा था, जिसके बलबूते घर का खर्चा ज्यों का त्यों चलता रहता। धीरे धीरे यूं ही दिन बीतने लगे। अब राजेंद्र जी और उसकी माँ दिन रात भगवान से बेटे के लिए प्रार्थना करती। राजेंद्र की माँ अपनी पहचान के किसी पंडित को बुलाकर ले आई और उनके कहने पर तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान और न जाने कितने ही तरह के व्रत अपनी बहू रेखा से करवाए और आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार राजेंद्र को पुत्र धन की प्राप्ति हो ही गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुल दीपक आ ही गया जो हमारा घर रोशन करेगा, ऐसा कहते हुए राजेंद्र की माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उधर बेटे के पैदा होने के छठे दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए राजेंद्र के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी मनाने के लिए उसने कर्ज लेकर जात बिरादरी, पड़ोसी और रिश्तेदारों को शानदार पार्टी दी। ढोल बजवाए गए। आखिरकार उनकी सबसे बड़ी मुराद जो पूरी हो चुकी थी, परंतु अब दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। इसीलिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर राजेंद्र ने जैसे तैसे वह कर्ज उतारा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो राजेंद्र अपनी बेटियों के खाने पीने और मूलभूत आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज कर देता था, वही अब अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा था। बेटे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था। इस दौरान एक दिन राजेंद्र की माताजी स्वर्ग सिधार गई। यूं ही समय गुजरता गया और अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था और कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उसका यही सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी न करके एक अच्छा सा आलीशान होटल खोले। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह एक लड़की को पसंद करने लगा और धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। माता पिता जो अपनी बहू लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थे और पहले से ही अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे, ये जानकर बहुत खुश हुए और बेटे की पसंद को ही अपनी पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी होते साथ ही उनकी मंगनी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही शादी भी हो गई और बहू घर पर आ गई। माता पिता दोनों को तो मानो स्वर्ग मिल गया हो। अब अपना होटल खोलने के लिए उनके बेटे नीरज को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना सारा पैसा कहाँ से जुटाया जाए, ये सोच सोचकर राजेंद्र परेशान था, परंतु अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसीलिए उसने अपनी दुकान और बाकी की बची जमीन भी बेचने का फैसला कर लिया। ये सब बेचकर उसे अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया था। अब माता पिता अपने और अपने बेटे के भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे और जल्दी ही होटल बनाने का काम शुरू हो गया।
लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेजी से खर्च होने लगा और बिल्डिंग खड़ी करने में ही उनका सारा धन समाप्त हो गया। तो बेटे बहू ने कहा कि इतना बड़ा होटल होते हुए हमें घर की क्या जरूरत है, वहीं पर ही अपने रहने का भी इंतजाम कर लेंगे और मकान बेचकर बाकी के पैसे की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि राजेंद्र और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, परंतु बेटे बहू द्वारा समझाए जाने पर वे अपना मकान भी बेचने को तैयार हो गई, ये सोचकर कि आखिर सब कुछ तो बेटे का ही है, हमारे बाद भी तो इन सब का मालिक बेटा ही तो होगा। और अपना मकान बिकवाने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि राजेंद्र का मित्र था उसे फ़ोन किया और उसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर अपना मकान बिकवाने को कहा। ये सुनकर उसका दोस्त चौंक गया और बोला, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना जायज है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में ही अंधा हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर न्योछावर कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का ही है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे में लाठी के समान होती है। लेकिन उस सब को दाव पर लगाने के बाद तुम अब अपना मकान भी बेचने को तैयार हो, ये बात तो ठीक नहीं है। मित्र की बात सुनकर राजेंद्र जी बोले, अरे यार, जिस धन दौलत को तुम बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है, दरअसल वह दौलत नहीं, बुढ़ापे की लाठी तो बेटा होता है, और मेरा बेटा बहुत लायक है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम दोनों की बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। फिर मित्र ने कहा, लेकिन राजेंद्र, वह मकान तो तेरे माता पिता की निशानी है, एक बार बेचने से पहले विचार जरूर करना। अरे विचार क्या करना, सब कुछ उसी का तो है, राजेंद्र ने कहा। तो मित्र ने चिंता जताई, पर अपना मकान बेचकर तुम रहोगे कहाँ, क्या ये सोचा है? अरे, मेरे जीवन भर की पूंजी से इतना बड़ा होटल खड़ा कर रहा है मेरा बेटा, तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा? कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए राजेंद्र जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें नीरज जैसा बेटा मिला। इतना सब समझने के बाद भी जब राजेंद्र जी नहीं माने तो उनके मित्र ने कहा, तो मेरा खास दोस्त है, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे। ऐसा कहकर उनके मित्र ने फोन रख दिया। कुछ समय बाद राजेंद्र जी का मकान भी बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्च पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहने भी बिक गए। होटल बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया और माता पिता दोनों अपने बेटे बहू के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सारा कुछ लुटाकर भी बेटे के प्रेम में पड़े राजेंद्र और रेखा अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। होटल में कुल मिलाकर 11 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा नीरज ने अपने माता पिता को रहने के लिए दे दिया, जबकि एक बड़ा ही आलीशान कमरा उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था, जिसमें सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। नीरज और उसकी पत्नी काउंटर पर बैठने लगे, जबकि अपने पिता राजेंद्र जी को नीरज ने वेटर्स पर नजर बनाए रखने और उनके कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दी। सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदने और मार्केट से रसोई का राशन लाने की जिम्मेदारी भी राजेंद्र जी को ही दे दी गई। लेकिन अब एक परेशानी ये खड़ी हो गई कि खाना बनाने के लिए कोई बढ़िया सा शेफ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई शेफ मिला भी तो उसने इतनी तनख्वाह मांगी कि सुनकर नीरज और उसकी पत्नी के होश ही उड़ गए। आखिरकार मन मसोस कर वे लोग एक शेफ को ज्यादा तनख्वाह देने के लिए राजी हो गए और उसे नौकरी पर रख लिया। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगा। कभी कभार शेफ छुट्टी पर होता तो रेखा जी सारी रसोई संभाल लेती। इधर नीरज और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान थे कि जिस दिन खाना उनकी माँ बनाती तो लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते और खाने की खूब तारीफ करते। ये देखकर बहू के मन में एक खुरापाती आइडिया आया। वह रसोई में गई और शेफ को खाना ठीक से न बनाने पर डांटने लगी और कहा, सोनी होने पर उसे काम से निकाल दिया। लेकिन अब नीरज ये सोचकर परेशान हो गया कि शेफ का इंतजाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपकी माँ दिन भर बैठे बैठे क्या करती है? जब तक कोई अच्छा शेफ नहीं मिलता तो क्यों ना माँ जी से खाना बनवा लिया करें। खाना तो वह बहुत अच्छा बनाती है और वैसे भी
शेफ को उसकी मुंह मांगी तनख्वाह देंगे तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, जबकि माँ जी से खाना बनवाएंगे तो उनकी मदद करवाने के लिए एक हेल्पर रख लेंगे। हेल्पर तो कम तनख्वाह में भी मिल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं माँ जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर नीरज अपनी माँ के पास गया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? रेखा ने कहा। तो नीरज बोला, माँ, दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसकी माँ बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, जब तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिलता तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतना सुनते ही नीरज खुशी से झूम उठा और बोला, ये हुई ना बात। मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से मेरी परेशानी हल कर देगी। और वैसे भी जितना लजीज खाना मेरी माँ बनाती है उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा शेफ भी नहीं बना सकता। पता है माँ, आपके हाथों का अचार खाकर तो हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना सुनते ही रेखा बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मेरे हाथ की बनी चीजें लोगों को इतनी पसंद आती हैं। ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी। आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। ये सारी बातें सुनकर राजेंद्र जी बोले, और नहीं तो क्या, होटल हमारा है तो हमें काम करने में भला क्या ऐतराज हो सकता है। अब देखो, जब काम ज्यादा होता है मैं भी तो वेटर वाले सारे काम कर लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है? फिर रेखा बोली, बिल्कुल, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। अच्छी बात है रेखा, ग्राहक आने लगे हैं, तुम रसोई का काम देखो, तब तक मैं ग्राहकों को देखता हूँ। ऐसा कहकर राजेंद्र जी कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर में किसी राजनीतिक पार्टी की रैली का कार्यक्रम था, जिस कारण शहर के बहुत से होटल बुक करवाए गए थे। नीरज के होटल में भी उन लोगों ने 10 कमरे बुक करवाए। नीरज के लिए ये कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी ये थी कि केवल 9 ही कमरे खाली थे, क्योंकि 10वें कमरे में उसके माता पिता रहते थे। इसी सोच में नीरज गुम बैठा था। तभी उसकी पत्नी बोली, लो, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी का सामान वहाँ से हटा देते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक कमरे के रुपए 5,000 प्रतिदिन मिलेंगे, तो हम ये मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। फिर नीरज बोला, अरे लेकिन माँ बाबूजी कहाँ रहेंगे? रसोई घर में। और कहाँ? रसोई घर में तो बहुत जगह है, आखिर 2 दिनों के लिए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, 2 दिन के लिए उनका इंतजाम रसोई घर में करवा देते हैं। ऐसा कहकर नीरज ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट करवा दिया और अपने माँ पिताजी को 2 दिन के लिए रसोई घर में ही रहने को कह दिया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे राजेंद्र जी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं मित्र की कही बात सच ना हो जाए। सोच सोच कर उनका कलेजा मुंह को आने लगा। उधर उनकी पत्नी रेखा को भी कमर दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी, परंतु 2 दिन की बात है, ये सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अगले दिन होटल का रेस्टोरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों से पूरा भरा हुआ था। रेखा जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर राजेंद्र जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहे थे। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने राजेंद्र जी की ओर देखते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे ओ वेटर! राजेंद्र जी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे वेटर कहा? और नहीं तो क्या, वेटर को वेटर कहकर नहीं बुलाऊंगा तो क्या सेठ जी कहकर बुलाऊंगा? ऐसा कहकर वह अपने साथियों की ओर देखकर जोर से हंसा और फिर बोला, जा मेरे लिए चिकन और शराब लेकर आ। लेकिन सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता, राजेंद्र जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोला, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ। बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। आपको खाना है तो वही जाकर खा लीजिए। राजेंद्र जी गुस्से से बोले, अरे इतना घमंड, कहाँ का नवाब है तू? वह आदमी आग बबूला होते हुए बोला। तो राजेंद्र जी ने कहा, कहीं का नवाब तो नहीं हूँ, लेकिन इस होटल के मालिक का बाप जरूर हूँ। इतना कहकर राजेंद्र जी वहाँ से चले गए। इतनी बात सुनते ही उस आदमी ने क्रोधित स्वर में नीरज को आवाज दी और राजेंद्र जी की ओर इशारा करता हुआ बोला, कौन है वह आदमी? कोई नहीं, वह तो वेटर है। नीरज ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन वह तो स्वयं को तुम्हारा पिता बता रहा था। उस आदमी ने कहा। तो नीरज बोला, अरे नहीं नहीं, वह मेरे पिता नहीं है। गांव में हमारे पुश्तैनी घर में नौकरी किया करता था। गरीब आदमी है,
ईमानदार था तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपना बेटा कहता है। वैसे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा तो ये बात है। मेरे सामने जबान तो ऐसे लड़ा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। अपने इस 2 कौड़ी के नौकर को बोल कि मुझसे माफ़ी मांगे। अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातें राजेंद्र जी खड़े हुए सुन रहे थे। उनके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी नीरज ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, देखिए ग्राहक तो हमारे भगवान समान होते हैं, आपको कोई हक नहीं कि आप उनका अपमान करें। चलिए अब जल्दी से इनसे माफ़ी मांगिए। अरे कमाल करते हो तुम, मैं किस लिए उनसे माफ़ी मांगूं? गलती उसने की है, मैंने नहीं। मैंने केवल इतना ही कहा था कि हमारे यहाँ मीट शराब नहीं मिलता, तो मेरे सामने पैसों की धौंस दिखाता हुआ बोला कि मुझे बाहर से ला कर दो। बदतमीजी इस आदमी ने की है तो माफ़ी मैं क्यों मांगूं? उसी समय नीरज अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बार समझ नहीं आता? जब मैंने कहा माफ़ी मांगो तो आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर नीरज ने उन्हें बाहर से मीट और शराब लाने को कहा। अपमान के कड़वे घूंट पीते हुए चुपचाप मीट और शराब लेने चले गए। लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। आज उन्हें अपने मित्र की वह चेतावनी याद आ रही थी जो मकान बेचने से पहले उसने उन्हें दी थी। आज उन्हें अपना घर बहुत याद आ रहा था। उधर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाते बनाते रेखा जी बेहाल हो रही थी। आज उनका हेल्पर भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया तो खाना बनाना छोड़कर वह रसोई घर के कोने में बिछी चादर पर लेट गई। इधर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही नीरज रसोई घर में गया तो अपनी माँ को वहाँ लेटे हुए पाया। ये देखते ही वह माँ पर भड़क गया। वहाँ इतने लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। वो बेटा, गर्मी और धुएं के कारण मेरा दम घुट रहा था, खांसी रुक नहीं रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेकिन सारी सब्जियां मैंने तैयार कर रखी हैं, बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। वो काम तुम बहू से करवा लो, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर नीरज ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने के लिए कहा तो वह भड़क गई। लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए जलते भूनते वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में नीरज अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचा तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर असर पड़ा है और कमजोरी भी बहुत है। समस्या और अधिक ना बढ़ जाए, इसीलिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखना होगा। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा, ये सोचकर नीरज ने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम इन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करवा सकते। आप दवाइयाँ दे दीजिए, जरूरी हो तो इंजेक्शन दे दीजिए, हम इनका घर पर ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने लाख समझाने की कोशिश की कि इस समय लापरवाही करना उचित नहीं है, मगर वह नहीं माना और दवाई लेकर अपनी माँ को अपने साथ वापस ले आया। वापस लौटकर रेखा जी फिर से काम पर लग गई। राजेंद्र जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या तो रसोई का काम बहू से करवाओ, नहीं तो कोई बावर्ची रख लो। लेकिन अब तुम्हारी माँ ये काम नहीं करेगी, आपकी बहू से ये सब काम नहीं होगा, मैं जल्दी ही सेफ का इंतजाम करूँगा। ऐसा कहकर नीरज चला गया। दोपहर के समय खाना बनाते हुए धुएं के कारण रेखा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और बेहोश हो गई। तभी नीरज को खाना जलने की बू आई। तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखो बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, ये दोनों तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगे, इनसे कोई काम नहीं होगा। तभी राजेंद्र जी आवाज सुनकर अंदर आए और गुस्से से बोले, लानत है ऐसी औलाद पर, अपनी सारी पूंजी हमने तुझ पर कुर्बान कर दी, ये सोचकर कि बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन तुमने तो हमें यहाँ नौकर बनाकर रख दिया। नौकर कहना भी शायद गलत होगा, हम तो यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। अपनी पत्नी के पास जाकर उसे झंझोड़ते हुए बोले, रेखा क्या हुआ, उठो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन ये सब सुनने के लिए रेखा जीवित ही कहाँ थी। राजेंद्र जी चिल्लाते रह गए, लेकिन उनकी पत्नी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती रेखा, कहते हुए राजेंद्र जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज वे अपना सब कुछ खो चुके थे। सब कुछ गंवाकर उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि भले अपना ही खून क्यों ना हो,
भले ही उसे जी जान से प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन उसे केवल उतना ही देना चाहिए जितना उचित हो। अपने बुढ़ापे को कभी नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ापे में तो खुद का शरीर ही खुद को दगा दे देता है। सोचते सोचते ही राजेंद्र जी की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। अंतिम संस्कार के समय जब बेटा चिता को अग्नि देने लगा तो राजेंद्र जी जोर से चिल्ला पड़े, तुम ये हक खो चुके हो, तुम ही मेरी पत्नी के कातिल हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार स्वयं किया। फिर रोते हुए बोले, चंद पैसों के लालच में आकर तुमने अपनी माँ को मार डाला, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाकर रहूँगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और तेरी सारी करतूतों के बारे में बताऊँगा। ऐसा कहकर राजेंद्र जी वहाँ से तेजी से निकल गए। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसीलिए वह पैदल ही चलने लगे। काफी दूरी तय करके हांफते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और जाकर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके बेटे ने फोन करके पैसों का लालच देकर मामले को रफा दफा करने को कह दिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब किसी ने कंप्लेंट दर्ज की तो वही एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास जाना चाहिए। 1 सप्ताह पहले ही एक महिला पुलिस अधीक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है जो बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय है। ये बात सुनकर राजेंद्र जी तुरंत वहां से पुलिस अधीक्षक के पास ऑफिस चले गए और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। अपने पिता समान व्यक्ति को अपने पैरों में गिरते देख पुलिस अधीक्षक ने उन्हें उठाया और सामने कुर्सी पर बिठाया, फिर पानी दिया और उनकी परेशानी का कारण पूछा तो राजेंद्र जी ने रोते हुए अपना सारा हाल उसके सामने बयां कर दिया। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे से एक औरत टिफिन लेकर अंदर आई और पुलिस अधीक्षक के पास रखते हुए बोली, तू भी ना बिटिया, सुबह सुबह भूखे पेट ही चली आई। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। अब सारा काम छोड़कर सबसे पहले खाना खा ले। फिर पुलिस अधीक्षक बोली, माँ तुम्हें आने की क्या जरूरत थी, ड्राइवर के हाथ भेज देती। माँ बेटी में ये सब बातें चल रही थी कि तभी राजेंद्र जी की नज़र पुलिस अधीक्षक की माँ के चेहरे पर गई और देखते ही वह तो जैसे सुन रह गया, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं उनकी पहली पत्नी रमा थी। फिर उन्होंने गौर से पुलिस अधीक्षक की ओर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह तो उनकी अपनी ही बेटी थी। इतने में उनकी पहली पत्नी रमा भी उन्हें पहचान चुकी थी, पर उनकी ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। खुद को संभालते हुए रमा ने अपने पति के पैर छुए। इतने वर्षों बाद पिता को देखकर उनकी बेटी की आंखों में भी आंसू भर आए। फिर राजेंद्र जी रमा जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो रमा, मुझसे बड़ी भयंकर भूल हो गई। शायद इस भूल की सजा ही भगवान मुझे दे रहा है। अपने बेटे की चाहत में मैंने अपनी बेटियों को उनके हिस्से का प्यार नहीं दिया, बस प्रताड़ित ही करता रहा। यहाँ तक कि मैं तो उनकी पढ़ाई के भी खिलाफ था। कहते कहते राजेंद्र जी सिसकियाँ भरते हुए हाँफने लगे। फिर बोले, जिन बेटियों को मैंने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वह बेटियाँ आज बुलंदियों के शिखर को छू रही हैं। अपनी माँ की उचित परवरिश और मार्गदर्शन पाकर खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। अपनी लक्ष्मी जैसी बेटियों को दुत्कार कर जिस बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, आज उसी बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कितना समझाया था रमा, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था। सोचता था कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। जिस बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया, उस लाठी ने तो मेरा ही सिर फोड़ डाला। हो सके तो मुझे माफ कर देना रमा। ऐसा कहते कहते राजेंद्र जी अपनी पत्नी के पैरों में गिर गए। उनके हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी और बेटी ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वह तो इस दुनिया से कुछ कर चुके थे। शायद बेटियां भविष्य में अपने पिता को इंसाफ दिला पाई, परंतु आज भगवान का न्याय तो हो चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।